आज हमारा तीसरा लेक्चर जो है वो है क्रिया के ऊपर है। चलिए क्रिया को समझते हैं। क्रिया का मतलब काम। किसी भी वाक्य में अगर जो शब्द काम को बताते हैं कि कौन सा काम हो रहा है तो वहाँ पे क्रिया का बोध होगा। जैसे इसका डेफिनेशन जो कि यहाँ पे लिखी हुई है परिभाषा, जिन विशेष शब्दों से काम के होने अथवा कार्य के किए जाने का बोध या ज्ञान होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं खा रहा है, पढ़ना, दौड़ना, गाना, ये सब किस तरीके का क्या है, ये कुछ ना कुछ काम को दिखा रहा है तो इन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। क्रिया वैसे क्लियर होता है कि किसी भी जगह पे अगर हम कह रहे हैं कि राम पढ़ता है, पढ़ना एक काम है तो वो क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसके बाद जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है धातु शब्द। धातु शब्द भी अपनी बात से सीधी समझ में आती है कि क्रिया शब्द, क्रिया जिन मूल शब्दों से बनी है। जैसे क्रिया के कुछ शब्द है ना, जैसे पढ़ना, लिखना, भाषा, भाषा में कहना या बोलना, ये कह रहे हैं या बोल रहे हैं, ये भी एक तरीके की भाषा के प्रकार है। तो ये किन्हीं ना किन्हीं शब्द से बना होगा, उन्हीं को हम धातु शब्द कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु शब्द कहा जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, पढ़। पढ़ एक छोटा सा शब्द है जिसे हम यहाँ पे धातु कहेंगे। इससे बनने वाले शब्द देखिए, जैसे पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ा, ये सारे के सारे क्रियाओं को दर्शाता है। तो धातु छोटे रूप को कहते हैं और उसी से बनी हुई जो चीज़ या शब्द होते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम अगर देखें तो धातु को भी दो तरीके से बांटा गया है। धातु को पहला बांटा गया है मूल धातु और एक होता है यौगिक धातु। मूल धातु जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे ऊपर भी यहाँ पे जो हम शब्द पढ़े, भाष, पढ़, लिख, इसको और छोटे टुकड़े में आप नहीं तोड़ सकते हैं तो उसको आप मूल धातु कहेंगे। वहीं यौगिक होता है, ये संज्ञा विशेषण शब्दों से बनी हुई होती है। जब पूर्णतः रूप से एक शब्द का निर्माण हो जाता है, शब्द बन जाता है, तो उसे यौगिक धातु के अंतर्गत लेते हैं। क्रिया के रूप, क्रिया के प्रकार अगर आप कहें या क्रिया के रूप कहें, एक ही बात है। क्रिया को वैसे दो भाग में बांटा गया है। पहला व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति मतलब कैसे उत्पत्ति हुई, किस हिसाब से बना है क्रिया, उसके हिसाब से इसको चार भाग में, और रचना के हिसाब से उसको दो भाग में। व्युत्पत्ति के हिसाब से प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक, यौगिक। प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक और यौगिक। और रचना के हिसाब से इसको बांटा गया है अकर्मक और सकर्मक क्रिया। पहला क्रिया का प्रकार है व्युत्पत्ति के हिसाब से प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक नाम से ही ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो काम का होना है वो किसी के द्वारा प्रेरणा, प्रेरणा मतलब अगर आपको कोई चीज़ करने के लिए मोटिवेट करता है या करवाता है तो उसको कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे यहाँ सीधा लिखा हुआ है, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करवाता है। कर्ता जो काम को करने वाला होता है उसे कर्ता कहा जाता है। वो काम को खुद ना करके किसी और से करवाता है। जैसे आप कोई भी चीज़ है, जैसे कि घर पे कहते हैं कि पानी खुद ना लेके हम किसी और से पानी मांगते हैं, तो उसके हिसाब से। अच्छा, इसको समझ जाएंगे तो आप पूरी चीज़ें नीचे की समझ जाएंगे। कर्ता मतलब कोई काम जो करने वाला है। इसमें आप अपने आप को एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिएगा, इसमें इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, इस कर्ता को खुद काम ना करके वो अपना काम इसके ऊपर थोप रहा है और इससे करवाने की कोशिश कर रहा है। तो पहले आदमी पे काम थोपा तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। फिर ये भी अपना काम ना करके द्वितीय के ऊपर अपने काम को क्या कर रहा है, थोप रहा है, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कि मतलब ये इसको प्रेरणा दे रहा है। ये प्रेरणा कहिए, मोटिवेट कहिए, थोपना कहिए, जो कहना है वो कहिए, एक ही चीज़ है। नीचे है जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य को प्रेरित करता है, करवाता है, वो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसको दो हिसाब से बांटा गया है। पहले यहाँ पे लिखा है प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो सकर्मक होती है, मतलब कर्म सहित होती है। इसमें काम की दिखाई देता है कि काम हो रहा है। वैसे इसके बारे में रचना में हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं, मतलब कि प्रेरणार्थक के दो टाइप्स होते हैं। पहला प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। इसके टाइप्स में भी आपको ये क्लियर याद होना चाहिए कि जो भी क्रिया है, काम है, उसके अंदर अगर हम प्रत्यय, प्रत्यय मतलब होता है जो भी पीछे लगाया जाता है। अगर हम मूल क्रिया, किसी भी क्रिया में आना प्रत्यय, ये शब्द याद होना चाहिए, आना, आना।
अगर हम आना प्रत्यय को लगा देते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक में आता है। और उसी तरीके से द्वितीय प्रेरणार्थक में जो भी मूल क्रिया है, काम है, उसके अंदर वाना वाना अगर लग गया है तो वो द्वितीय के अंदर आ जाएगा। जैसे समझते हैं खेलना, खेलना में अगर हम आना लगा दें तो खिलाना हो जाएगा, खिलाना। खेलना में वाना लग जाए तो खिलवाना हो जाएगा। तो देखिएगा, खिलवाना है तो द्वितीय प्रेरणार्थक, खिलाना है तो प्रथम प्रेरणार्थक। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखते हैं राम बच्चों को फुटबॉल खिलाता है। तो इस एग्जाम्पल में समझेंगे राम बच्चों को फुटबॉल खिलाता है। राम देखिए स्वयं यहाँ पे फुटबॉल नहीं खेल रहा है, राम क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है किसको, बच्चों को, और फिर फुटबॉल को खिलवा रहा है। तो प्रथम प्रेरणार्थक। जिस तरह मैंने कहा भी था कि ये अपना काम ना करके दूसरे से करवाएगा तो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाता है। द्वितीय में उसी एग्जाम्पल को देखिए, राम कोच द्वारा बच्चों को फुटबॉल खिलाता है। राम खुद नहीं खिलवाता, राम पहले कोच को मोटिवेट, प्रथम प्रेरणार्थक, फिर वो बच्चों को मोटिवेट, द्वितीय प्रेरणार्थक, और फिर वो लोग फुटबॉल खिलवा रहे हैं। तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें एक आदमी दूसरे को, दूसरा तीसरे को मोटिवेट करेगा, तब यहाँ पर कोई भी क्रिया होगी। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल होता है आपका व्युत्पत्ति के हिसाब से, वो है नाम धातु। नाम धातु में जैसा कि डेफिनेशन है, ऐसे क्रिया शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। प्रत्यय वो शब्दों को कहते हैं जो किसी भी शब्द में पीछे आता है, ठीक है। तो नाम धातु में जैसे लाठी है, अगर हम इसमें क्या करते हैं, आना प्रत्यय, आना मतलब पीछे लगेगा तो ये हो जाएगा लठियाना, ये क्रिया है। देखिए अपना, अपना में आना लग गया तो हो गया अपनाना, गोल में लग गया आना तो गोलियाना। तो इस वजह से नाम धातु वो होती है जिस भी शब्द में प्रत्यय लगाया जाए और वो एक क्रिया बन जाए। किसी भी शब्द में क्या लगाया जाए, प्रत्यय लगाया जाए और वो क्रिया बन जाए, उसे नाम धातु कहा जाता है। तीसरा होता है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया भी आसान है। अगर हम यहाँ देखें, जहाँ दो स्वतंत्र क्रियाएं, स्वतंत्र का मतलब होता है जो इंडिविजुअल रूप से अलग अलग तौर पे दोनों अपनी अपनी शब्द मतलब अर्थ को रखते हैं, लेकिन जब एक साथ आते हैं दोनों के दोनों तो एक प्रॉपर किसी एक चीज के लिए मीनिंग बनाते हैं। जैसे अगर हम समझें, यहाँ पे लिखा है चलना फिरना, चलना फिरना, हंसना हंसाना, चलना फिरना, हंसना हंसाना, चाहे खाना खिलाना। थोड़ा इसको एग्जांपल से समझें अच्छे से। तो चलना फिरना, जब हम कभी भी नॉर्मली टहलते भी हैं, कहीं घूमते हैं, तो हम कहते हैं कि हम चल फिर रहे हैं। चलना अपने में भी एक क्रिया है, फिरना अपने में भी एक क्रिया है, लेकिन दोनों का एक साथ आके मतलब यही हो जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, बस घूम रहे हैं, मतलब एक फिक्स मतलब को दिखा रहा है यहाँ पे। तो तीसरा हो जाता है यौगिक। चौथा इसका उदाहरण है, चौथा टाइप में आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व के क्रिया के संपन्न होने के बाद क्रिया होने वाली क्रिया, मतलब पूर्व के क्रिया के संपन्न होने के बाद शुरू होने वाली क्रिया। इसको बताना बहुत आसान है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कोई मैं काम ये कर लूँ उसके बाद ये वाला करूँगा, एक काम मैं कंप्लीट करूँगा फिर मैं ये करूँगा। जैसे मैं हिंदी पढ़ चुका हूँ, अब मैं मैथ पढ़ूँगा, तो इसे पूर्वकालिक है। एक क्रिया संपन्न तो दूसरी क्रिया शुरू होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। जैसे पहले इसकी पहचान क्या होगी, क्रिया शब्द के अंत में कर लगा होना है। क्रिया के शब्द में लास्ट में अंत आप में कर लगा है तो समझ जाइएगा कि वो काम पहले कंप्लीट होगा। जैसे राधा नहा कर खाना खाएगी, पहले राधा क्या करेगी, नहाएगी, मीन्स एक काम को कंप्लीट करेगी, फिर खाना खाएगी। तो उस हिसाब से इसे कहते हैं पूर्वकालिक। पांचवा है आपका अनुकरणीय। अनुकरणीय का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, एक दूसरे का अनुसरण करते हुए। एक दूसरे का अनुसरण मतलब एक काम दूसरे पे क्या कर रहा है, डिपेंड है। जैसे फड़फड़ाना, चिड़िया फड़फड़ा रही है, बकरी मिमिया रही है, मिमियाना, मिमियाना, ये देखिए अनुकरण करना है। एक शब्द ऐसा जाए तो समझ जाए अनुकरण हो रहा है। हिन हिनाना, घोड़ा हिन हिनाता है तो हिन हिनाना, ठीक है। अब दो चीज़ें और, रचना के आधार पे। रचना के आधार पे जो हमारा क्रिया है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला कर्म के साथ, एक कर्म के बिना। तो कर्म के साथ जो होता है उसे सकर्मक, सकर्म, कर्म सहित। अकर्मक मतलब कर्म के बिना। जहाँ पे भी आपका शब्द में या लाइन में आप देखते हैं कि कर्म मतलब काम जो है
वो नहीं हो रहा है या काम ऐसा है कि यहाँ देखिए, बिना कर्म के अर्थ स्पष्ट नहीं होता। काम के बिना अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो आप समझ जाएंगे कि सकर्मक है। वहीं क्रिया शब्द के वाक्य का संपूर्ण अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो आप मानिए कि ये आपका अकर्मक है। यहाँ क्लियर नहीं है शब्द, मतलब आप इसको कंफ्यूज लोग करते हैं, लेकिन इसको अगर इजीली में समझना है तो ये समझिए। क्वेश्चन में आप सवाल पूछने की कोशिश करिए, इसका ट्रिक यही है, सवाल उठाइए, क्या, कहाँ। अगर इसका उत्तर कुछ मिलने की कोशिश हो रहा है, मतलब अभी भी स्पष्टता नहीं है इस वाक्य में, तो ये हो गया सकर्म, मतलब यहाँ कोई कर्म हुआ है। जैसे मैंने कहा क्या खेलता है, राम खेलता है, क्या खेलता है, क्या लगाइए, क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, कुछ उत्तर मिलेगा, तो यहाँ सकर्मक है, कर्म सहित है, खेलेगा कूदेगा। यहाँ देखिए राम सोता है, अब इस पे क्वेश्चन लगाएं क्या सोता है, क्या उत्तर मिलेगा इसका कि राम सोता है तो क्या ही उत्तर है उसका। राम दौड़ता है, क्या दौड़ता है, क्या हंसता है, क्या रोता है, क्या चलना है, क्या उड़ना है। तो ऐसे इसमें खुद इसको पढ़िए आप, इसका मतलब कोई निकाल लिए कि राम क्या कर रहा है, सो रहा है। अब इसके ऊपर कुछ आप सवाल नहीं बना सकते तो समझ जाइए ये अकर्मक का उदाहरण हो। इसके बाद एक क्रिया का प्रकार होता है जिसे द्विकर्मीय क्रिया कहा जाता है। द्विकर्मक क्रिया क्या है, एक क्रिया का प्रभाव दो कर्मों पे पड़े। एक क्रिया मतलब आप एक काम करें और इसका प्रभाव दो कर्म पे पड़ जाए। जैसे राम बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है, पढ़ाना एक क्रिया है, कर्म यहाँ काम क्या है, व्याकरण का पढ़ाना। और राम किसको पढ़ा रहा है, ये भी एक कर्म है कि बच्चों को पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे दो कर्म है, दो काम है, और क्या क्रिया है, पढ़ाना। तो एक क्रिया दो कर्म, तो द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सहायक क्रियाएं, सहायक का मतलब कोई भी काम में ये सहायता करेंगे। खा रहा है, चल रहे थे, इस तरीके से कभी भी लगा है तो वो दिखाता है कि आपकी क्रिया में ये चीज़ क्या कर रही है, सहायता करेगी। जैसे ये करके मैं खाऊंगा या खा रहा हूँ, तो वो सहायता के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जहाँ दो क्रिया एक साथ संयुक्त रूप से कार्य के होने या किए जाने का बोध कराते हैं। काम के होने या किए जाने का बोध कराते हैं उनको। दो अलग अलग क्रियाएं होंगी लेकिन एक साथ आएंगी तो दोनों का अपना कोई एक अर्थ निकलेगा, लेकिन अगर अलग अलग आप उसको पढ़ के देखेंगे तो कोई अर्थ नहीं है। दोनों स्वतंत्र प्रयोग में नहीं ला जा सकती, दोनों स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब अकेले अकेले में प्रयोग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। जैसे लिखा है, पुलिस को देखते ही चोर चौंक उठा। चौंक का मतलब होता है बेटा आश्चर्य होना, और उठा का मतलब हो गया एक हिसाब से उठना, जागना, उस हिसाब से। तो अगर हम इस लाइन में ये दोनों एक साथ, दो क्रियाएं हैं अलग अलग, एक साथ आई, पूरा शब्द आपने पढ़ा, ये पूरी लाइन आपने पढ़ी, अर्थ निकल रहा है। लेकिन जरा आप इस उठा को एक मिनट के लिए हटाइए, अब पढ़िए, पुलिस को देखते ही चोर चौक। अब क्या मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं है। एक मिनट के लिए इस चौक को हटाइए और देखिए, अब पुलिस को देखते ही चोर उठा। अब चोर उठा, क्या उठा, सो के उठा नहीं। तो उस वजह से आपने जैसे इसको उठाया, पुलिस को देखते ही चोर चौक उठा। ठीक, तो दोनों एक साथ आए हैं तो अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। एक अकेले अगर स्वतंत्र होता तो नहीं स्पष्ट कर सकता था। संयुक्त व्यंजन में से 12 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल की तरह इसको देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे कि पहला है इसका प्रकार में आरंभ बोधक। आरंभ मतलब किसी भी चीज़ का शुरुआती को दिखाना, बजने लगना, सोने लगना, इस तरीके आरंभ बोधक संयुक्त क्रियाएं हैं। बजने लगा या सोने लगा, ये आरंभ को दिखाएंगे। समाप्ति मतलब कि ये अब ख़त्म होने वाला है, तो जा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, दे चुके हैं। एक अचानक को दिखाता है या आकस्मिकता को दिखाता है कि चल पड़ा, तुरंत कोई चीज़ हो रही है, अचानक निकल पड़ा, उस हिसाब से। नित्यता मतलब डेली को दिखा रही है कि नदी है, बहती रहती है, चलते रहते हैं, रहता है। अभ्यास को दिखाना कि डेली ये चीज़ हो रही है, जैसे पढ़ते रहना, खेलते रहना, उस हिसाब से है। शक्यता, शक्यता मतलब शक्ति को दिखाता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ मेरे बस की है। अवकाश बोधक, अवकाश का मतलब छुट्टी को भी, कि ये चीज़ मैं सो पाया, आ पाया, जा पाया, उस हिसाब से। अनुमति मतलब हम कहीं पे भी किसी से कोई आज्ञा मांगते हैं, जाने दो, आने दो, करने दो, तो ये अनुमति में आ जाएगा। इच्छा, किसी भी काम को करने के लिए हमारी इच्छा के ऊपर इसके होगा, सुनना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ। निश्चय करना कि मैं आईएएस बनूंगा, चाहे आईआईटीएन बनूंगा, दरोगा बनूंगा, जो यहाँ पे भी आप चाहें, निश्चय। आवश्यकता बोधक, ये चीज़ की आवश्यकता है तो निभाना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो आवश्यकता। अतिशता,
अतिशता मतलब कि कोई चीज़ अगर हो चुकी है ख़त्म, तो उम्र बीत गई है, थक चुका हूँ, इस हिसाब से। तो इसके 12 उदाहरण होते हैं संयुक्त क्रियाओं के। लास्ट जो इसमें टॉपिक है वो है नामबोधक क्रिया। नामबोधक बहुत ही सिंपल है। संज्ञा या विशेषण में आप बस कोई क्रिया लगा दीजिए, तो उसके बाद बनने वाली जो क्रिया होगी वो नामबोधक कहलाती है। जैसे एक संज्ञा या विशेषण में हम एक शब्द लेते हैं गोली। गोली के अंदर एक क्रिया हम जोड़ते हैं मारना, तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा गोली मारना, तो हो जाएगा नामबोधक। आँख में, आँख आपका संज्ञा हो गया, ठीक है, नाउन है। इसके अंदर क्रिया जोड़ी है उठाना, तो ये हो जाएगा आँख उठाना, ये नामबोधक का उदाहरण हो गया। तो इसमें पूरा का पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्रिया को, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस को डील करेंगे जितने क्वेश्चन हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।